हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19 फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से डर लगता है तभी आज का लेक्चर और उसके प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपका सारा डर छूमंतर कर देंगे। तो अच्छे तरीके से लगा लो। लेक्चर इतना लंबा नहीं है पर इतने काम का ज़रूर है कि आपका नीट के अंदर का प्रॉब्लम बहुत आराम से खत्म हो जाएगा, मतलब उड़ा दोगे आप प्रॉब्लम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फ्लूइड मैकेनिक्स और लास्ट में मैं आपको टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। वो क्वेश्चन कर लो तो पूरा अपना क्या नाम है उसका, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी और फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल मज़ेदार। तो स्टार्ट करते हैं पहले, चलो बेसिक थ्योरी से। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखो, सबसे पहला सेक्शन जो हमारा आता है वो आता है हाइड्रोस्टैटिक का। हाइड्रोस्टैटिक मतलब लिक्विड एट रेस्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है? प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग और नॉन एक्सेलरेटिंग कंटेनर का दोनों का हम देखेंगे। हालांकि एक्सेलरेटिंग कंटेनर आपके सिलेबस में बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोग देखेंगे इसके अंदर जो पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, यूट्यूब हो गया, मैनोमीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो इनके ऊपर पहला सेक्शन हमारा हाइड्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स का रहेगा, कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, मजे आएंगे इसके अंदर। फिर हम लोग सेकंड हाइड्रोडायनेमिक्स के पार्ट पर आएंगे, जिसके अंदर हमारा बर्नौली, कंटिन्यूटी और उसके ऊपर बेस्ड हमारे रिजल्ट्स रहेंगे। तो मतलब मजे आ जाएंगे आज के लेक्चर में। तो एक बार डिस्कस करते हैं पूरा। देखो, अगर आप प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो तो पहले स्टैटिक की बात करते हैं, कंटेनर एट रेस्ट की। सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहता है, वर्टिकल लेवल पर प्रेशर डिफरेंस एच रो जी के बराबर होता है, ठीक है ना। डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता चला जाता है, डेंसिटी बढ़ती चली जाए तो प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर प्रेशर डिफरेंस डिपेंड करता है। अब अगर कंटेनर एक्सेलरेटिंग हो, ठीक है ना, तो अगर कंटेनर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया जाए तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है, फील्ड के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है, वैसे ही एक्सेलरेशन के अपोजिट चलने पर पोटेंशियल नहीं, प्रेशर बढ़ता है, ठीक है ना। अब ये प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला रो एक्स ए एक्स, ठीक है ना, जितना आप चलोगे उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करो और रो के साथ इनटू करो तो आपको प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। वर्टिकल लेवल पर अगर आप देखोगे तो बस खाली एच रो जी जहाँ होता है ना, वहाँ जी की जगह जी इफेक्टिव आ जाएगा, दैट्स इट, इतना सा काम है। एक और खास बात, जैसा आप देख रहे हो इसको, जैसे हमने एक्सेलरेट कराया तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया, यहाँ का प्रेशर कम हो गया, तो लिक्विड थोड़ा सा टिल्ट हो गया। किस साइड से राइज कर गया? जहाँ का प्रेशर ज़्यादा था वहाँ से हाइट थोड़ी बढ़ गई, जहाँ प्रेशर कम था वहाँ हाइट थोड़ी कम हो गई। तो ये जो टिल्टिंग का एंगल होता है ना, ये थीटा, तो इस थीटा का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हालांकि न्यूमेरिकल इस पे बहुत कम है चांस आने का, बट मैंने रखा हुआ ताकि आपको छूटे ना कुछ भी। तो वो जो टेन थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, वो हो गया ए एक्स अपॉन जी इफेक्टिव। ए एक्स हो गया एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन, जी इफेक्टिव हो गया वाई एक्सिस का इफेक्टिव एक्सेलरेशन, जो जी प्लस माइनस ए वाई होगा, सिचुएशन के हिसाब से हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख लेंगे। अब जैसा मैंने सिखाया था फेज वन के अंदर कि जब भी आप इसके एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हो, जैसे यूट्यूब, तो ये आप देख रहे हो यूट्यूब, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये एक लिक्विड हमने फिल कर रखा है। जब हम इधर से कोई दूसरा इमिसिबल मतलब मिक्स ना होने वाला लिक्विड यहाँ से इस लिम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक साइड से लेवल फॉल करेगा, एक साइड से राइज करेगा। मान लो दोनों तरफ हमने अलग अलग तरीके के लिक्विड फिल कर दिए, तो मैंने क्या सिखाया था कि आप एक रेफरेंस लाइन डिजाइन करो। रेफरेंस लाइन मतलब जहाँ तक लिक्विड सेम है वहाँ तक का आप एक पोर्शन ले लो। अब सेम लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, गिवन कि हम इस ट्यूब को एक्सेलरेट नहीं करा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ प्रेशर सेम रहेगा, ये ओपन एंड पर प्रेशर पी नॉट रहेगा। फिर दोनों तरफ के प्रेशर डिफरेंस को हम आपस में कंपेयर कर देंगे। इधर अगर सिंगल लिक्विड है तो एच रो जी होगा, उधर अगर मल्टीपल लिक्विड है, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा, जैसे आप यहाँ लिक्विड देख रहे हो, तो सिग्मा एच रो जी करके हम दोनों तरफ के लिम्स के प्रेशर डिफरेंस को इक्वेट कर देंगे। यूट्यूब का एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप देख रहे हो ये आपके सामने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बोल लो, हाइड्रोलिक जैक बोल लो, ये बेस्ड होता है पास्कल लॉ पे। ये बोलता है अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में और हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो वो चेंज इन प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर जितना चेंज इन प्रेशर होगा और यहाँ जितना चेंज इन प्रेशर होगा दोनों इक्वल होंगे, तो F1/A1 की वैल्यू F2/A2 के बराबर होगी। इस पे भी बेस्ड हम एक छोटा सा पर इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल देखेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग छोटा सा एक और कंसेप्ट, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो जब भी किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली लिक्विड के अंदर इमर्स किया जाता है तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, जिस वजह से अपथ्रस्ट एक्ट करता है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया था रो वी जी होता है, जहाँ रो हो गया लिक्विड का डेंसिटी जो भी डिस्प्लेस हो रहा है, वी हो गया लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। इसमें एक बात मैं बताऊं, मान लो ये अंदर से अगर खाली होता
तो लिक्विड डिस्प्लेस करता है ये आउटर पोर्शन, तो हमें लेना होता है आउटर पोर्शन का वॉल्यूम, ठीक है ना। कैविटी का वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस के वॉल्यूम में इंट्रोड्यूस नहीं करते, सवाल है स्पेस लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर ये बॉडी फ्लोट कर रही होगी तो नीचे mg और ऊपर अपथ्रस्ट होगा, उसको हम बैलेंस कर देंगे, और अगर ये सिंक कर रही होगी तो mg ग्रेटर देन अपथ्रस्ट कर लेंगे। जस्ट फ्लोटेशन की कंडीशन होगी तो बॉडी बस लिक्विड सरफेस के बिल्कुल जस्ट अंदर इमर्स होगी, तो उसको जस्ट फ्लोटेशन की हम लोग कंडीशन बोलते हैं। एक दो चीज़ें और ये मैंने फेज़ 1 में बताई थी, अगर हम किसी, जैसे मान लो इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और ये एक साथ फ्लोट कर रहे होते, उस ऑब्जेक्ट को उठा करके अगर हम लिक्विड के अंदर डाल दें तो यहाँ दो बातें थी, या तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा या वो ऑब्जेक्ट तैरने लगेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, मान लो एक बोट के अंदर या मान लो एक वुडन ब्लॉक के ऊपर आपने कुछ आयरन के बॉल्स रख दिए, ठीक है ना, या लेड के बॉल्स रख दिए। अब आपने लेड बॉल को उठाया, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया, तो क्या लिक्विड का लेवल राइज करेगा, फॉल करेगा? तो इसका पूरा मैंने आपको डेरिवेशन दिया था फेज़ 1 के लेक्चर में, यहाँ बस खाली रिवाइज करा रहा हूँ। तो अगर वो बॉडी सिंक कर गई जो दूसरी बॉडी के ऊपर रखी हुई है तो लेवल फॉल कर जाएगा, और अगर वो तैर गई तो लेवल सेम रहेगा। यहाँ लेवल राइज करने का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इस पर भी आपको कंसेप्चुअल मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम से, ठीक है ना। तो ये दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तो इसमें नहीं मिलने वाली है आपको, तो आपको इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का टाइम है। पहले 20 सेकंड में फर्स्ट प्रॉब्लम का जवाब दो। तो मेरे ख्याल से आ गया है आपका, लाइन लग गई आंसर की इतनी देर में, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये बोल रहा है प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ पॉइंट तो एच के ऊपर तो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड रो के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिल्कुल इसके ऊपर भी करता है, तो शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो आपको याद है इस पे हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स का भी एक सवाल था, कैसा भी शेप का वेसल ले लो, अगर लिक्विड सेम हाइट तक फिल कर रहे हो तो प्रेशर की वैल्यू जो मिलेगी वो सेम मिलेगी। न्यूमेरिकल भी है, अभी देखने इसके बाद हम लोग देखेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पढ़ो, इसके लिए भी 20 सेकेंड है। तो आई थिंक आ गया होगा ये भी। ये बोल रहा है प्रेशर इज अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, तो एक लिक्विड किसी चीज़ के अंदर एनक्लोज्ड है, आप वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हो। जैसे एक टूथपेस्ट ले लो, उसके अंदर फ्लूइड एनक्लोज्ड है पूरी, हाँ टूथपेस्ट पूरी यानी खाली करके आप उसके ऊपर बेलन चला रहे हो, नहीं वो नहीं करना, टूथपेस्ट पूरी तरीके से फ्लूइड से भरी हुई है। अब अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा, यानी हमारा पास्कल्स लॉ इसके अंदर लगेगा। देन इट इज इंक्रीज्ड, नहीं इंक्रीज नहीं, अप्लाइड टू एवरी पार्ट ऑफ फ्लूइड, ये गलत है। डिमिनिश्ड है, ऐसा भी नहीं होता। इंक्रीज्ड इन प्रपोर्शन टू द मास, ऐसा भी नहीं होता कि जहाँ मास ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ट्रांसमिटेड अनचेंज टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल पर। तो भाई पहला न्यूमेरिकल मज़ेदार है, ठीक है ना, हो जाओ थोड़े से एक्टिव। अब यहाँ पर डीले डाले काम नहीं चलेगा, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल सही करने हैं तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए आपको 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया। तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा आपको, लग रहा होगा यार ये पास्कल लॉ में सर ने ये कौन सा क्रिएशन कर दिया, एक तरफ वेट रखा है एक तरफ ट्यूब ही खाली छोड़ दी। कर सकते हो, दिमाग लगाओ। तो मैं इसको रोक रहा हूं, देखो क्या किया गया। ये दोनों तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट था। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था वो था 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और दूसरी तरफ का उसने दे नहीं रखा। पहले लेवल भी सेम था, अब क्या किया, यहाँ से 12 किलोग्राम का वेट रखा, पूरा पानी बाहर नहीं निकल गया, एच हाइट तक पानी राइज किया। तो क्यों किया, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा, यानी प्रेशर डिफरेंस होगा या चेंज इन प्रेशर होगा, वो आपस में इक्वल होगा। यही पास्कल्स लॉ का प्रिंसिपल है। तो यहाँ से चेंज इन प्रेशर की वैल्यू हो गई mg/a और यहाँ चेंज इन प्रेशर की वैल्यू हो गई h rho g। दोनों को इक्वेट करो, मतलब आप देखो कितना गजब क्रिएशन है। एक तरफ यूट्यूब का कंसेप्ट आ गया और एक तरफ पास्कल्स लॉ लग गया, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ रखा, दोनों एक साथ मिला दूँ। चलो आ जाओ सीखते हैं।
तो mg/a इक्वल्स टू h रो जी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है, h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू हो गया mg डिवाइडेड बाय रो ए जी। अब सारा डाटा पुट कर देते हैं। अच्छा, हाइट हमें सेंटीमीटर में निकालनी है तो सीजीएस में पुट कर देते हैं सारी चीज़ें। मास हमें 12 kg दे रखा है, तो 12 इंटू 10⁻³ ये ग्राम में हो गया। जी का वैल्यू आप जानते हो 10 नहीं 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लो आपको सीजीएस में करने में दिक्कत है तो फिर आप क्या करो बेहतर ऑप्शन ये है कि फिर एमकेएस में कर लो, बाद में कन्वर्ट कर लेना। बट आपकी बातों में मैं ये भूल गया, जी ऊपर नीचे से उड़ गया था, ठीक है ना, तो जी की ज़रूरत नहीं है, चलो जाने दो उसको। नीचे बचा हमारे पास रो और ए। अब रो यानी पानी की डेंसिटी वो हो गई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 800। तो दो तो इधर से डेसिमल चले गए, हमारे पास ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया हमारे पास 8, तो ये रिजल्ट आ गया 8 1 जा 8 बचा 4, 8 5 जा 40, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर। तो प्रॉब्लम मुश्किल नहीं था बट थोड़ा सा अच्छा क्रिएशन था, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। अटैम्प्ट करो फिर से। कंसेप्चुअल आया, सिर्फ 30 सेकंड आपको मिलेंगे। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, आ जाओ देखो समझते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल है हमारे पास, तो ध्यान से सीखना है। ये बोल रहा है 3 वेसल शोन इन फिगर हैव सेम बेस एरिया। तो बेस एरिया सबका सेम है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन द 3 वेसल्स। तो हमने तीनों में इक्वल वॉल्यूम डाला। मान लो इसके अंदर लिक्विड डालने पर लिक्विड राइज करता h हाइट तक, सही है। तो क्या होगा, इसके अंदर जब लिक्विड फिल करोगे तो ये थोड़ा सा फैला हुआ कंटेनर है, वॉल्यूम आप उतना ही डाल रहे हो तो हाइट थोड़ी सी इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा श्रिंक कंटेनर है, ठीक है ना, तो इस ट्रंकेटेड कोन इसको बोल लो, तो इसमें हाइट थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। तो सीन ये चल रहा है कि एक में हाइट ज़्यादा है, एक में हाइट कम है, ठीक है ना। और हमें ये मान लो h डैश है और ये मान लो h डबल डैश है। पता क्या करना है, फोर्स ऑन द बेस ऑफ द वेसल, ठीक है ना, बेस ऑफ द वेसल पर कितना फोर्स एक्ट करेगा हमें वो निकालना है। तो यहाँ हाइट कम है, यहाँ हाइट ठीक है, यहाँ हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो h का ऑर्डर देखोगे तो यहाँ h डैश सबसे कम, फिर h, फिर h डबल डैश, ये हाइट का प्रोपोर्शन मिला। अब बेस पर लगने वाली फोर्स यानी यहाँ पर लगने वाली फोर्स वो हो गई h रो जी इंटू एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू हो गई प्रेशर डिफरेंस h रो जी इंटू एरिया, ठीक है ना। आप जरा गौर करो, एरिया सबका सेम है, रो सेम है, जी सेम है, तो ये जो फोर्स होगी वो h के अकॉर्डिंग वैरी करेगी। तो किस में मैक्सिमम होगी, तो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा, तो इसमें फोर्स मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है ना। पर ठीक है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। ऐसा ही एक और प्रॉब्लम है, पढ़ो। इसके लिए भी आपको सिर्फ 30 सेकंड मिल रहे हैं, करो अटैम्प्ट। तो आई थिंक ये तो आ जाना चाहिए, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो इसमें क्या कर रखा है, मास सेम कर रखा है और सिलेंड्रिकल वेसल आइडेंटिकल ले रखी है, मतलब वेसल के शेप में कोई चेंज नहीं है। तो आपने इसमें लिक्विड फिल किया, मान लो h हाइट तक आता है, रो डेंसिटी का लिक्विड है, तो बेस पर लगने वाली जो फोर्स हो गई लिक्विड की वजह से वो हो गई h रो जी a, ठीक है ना। जरा गौर करो, a इंटू एच क्या हो गया, a इंटू एच हो गया, ये a इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, h हाइट हो गई, तो a इंटू एच इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो फोर्स की वैल्यू हो गई, ए एच को मैं वॉल्यूम लिख लेता हूँ, तो रो वी जी, ठीक है। अब जरा गौर करो, रो इंटू वी क्या हो गया, रो इंटू वी मास हो गया, यहाँ पर जो लिक्विड कंटेन है तो एम इंटू जी आ गया। अब मास सबका कैसा दे रखा है, सेम दे रखा है। तो मास अगर सेम दे रखा है तो फोर्स एम जी के बराबर है, इसका मतलब सब में लगने वाली फोर्स सेम मिलेगी, तो इक्वल इन ऑल वेसल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी कंसेप्चुअल है आपका, आपको सिर्फ इसमें 30 सेकंड मिलेंगे, करो अटेम्प्ट।
तो मेरे ख्याल से आ गया होगा आपका ये भी। तो रोकते हैं इसको। क्या बोल रहा है, अ बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड कंटेन्ड इन अ बीकर, द होल सिस्टम एज शोन इन द फिगर फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अपथ्रस्ट बताना है, तो भाई अपथ्रस्ट का जनरल फॉर्मूला हो गया रो वी जी इफेक्टिव, ठीक है ना। अब अगर ये कंटेनर फ्री फॉल करा दोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर एक्सेलरेशन हो जाएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस जी यानी जीरो। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए जीरो हो गया, इसलिए अपथ्रस्ट का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सीधे सीधे ए करेक्ट हो गया। तो आई थिंक ये थोड़े से वार्म अप वाले प्रॉब्लम थे, पर ठीक है, कंसेप्चुअल आपको क्लियर रहने चाहिए। फ्लूइड में ऐसा नहीं बहुत हार्ड प्रॉब्लम करके जा रहे हो, कंसेप्ट के ऊपर बेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये फिर से आपके लिए एक न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, और इसमें मैं आपको दे रहा हूं तकरीबन 45 सेकंड से 1 मिनट। करो स्टार्ट। डायग्राम जरूर बना लेना, फिर आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना। तो मैं इसको अब रोक रहा हूँ, इतने टाइम में आ जाना चाहिए। देखो पहले डायग्राम ज़रूर बना लो। तो हमारे पास एक यूट्यूब है, इनिशियल फाइनल के लिए 2 बार तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये कहता है इसके अंदर पहले वाटर फिल्ड था, तो दोनों तरफ लेवल सेम होगा जब तक लिक्विड सेम है, ठीक है ना। तो वाटर यहाँ तक फिल्ड था। अब किया ये कि एक तरफ ऑयल को इसके अंदर डाला गया, ठीक है ना, ऑयल इमिसिबल है। तो होता क्या है, ऑयल जैसे मान लो स्लिम में डाला तो ये वाटर को नीचे प्रेस करेगा। तो वाटर क्या कह रहा है, वाटर राइजेस बाय 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना, अंटिल वाटर राइजेस बाय 25 सेंटीमीटर। तो तब तक ऑयल डालते रहे जब तक यहाँ से वाटर 25 ऊपर नहीं चला गया। तो वाटर अगर यहाँ से 25 ऊपर गया है तो यहाँ से 25 नीचे जाएगा। तो वाटर लेवल ये ले लेते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से वाटर को ऊपर भगा दो। तो ये हाइट हो गई 25 सेंटीमीटर। सॉरी, इसी तरीके से ये जो वाटर यहाँ पर नीचे गया, दिस इज ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। अब बाकी का ऑयल फिल कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं इधर ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो ये इसके अंदर ऑयल आ गया, ठीक है। ये मान लो आप एक्स हाइट ऊपर है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ऑयल लेवल विल स्टैंड हायर देन वाटर लेवल बाय। तो ऑयल का लेवल वाटर के लेवल से कितना हाई है, दैट मीन्स हमसे पूछा गया है ये वैल्यू, यानी 25 प्लस एक्स का वैल्यू। अब डायग्राम बन गया तो आराम से हम सवाल को कर लेंगे। डेंसिटी ऑफ ऑयल रो ओ ले लेते हैं, वाटर के भी रो डब्ल्यू ले लो। अब कंसेप्ट क्या सिखाया हुआ है, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, तो रेफरेंस हमारा बनेगा इस जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पर लिक्विड दोनों तरफ सेम है, तो इधर का प्रेशर पी, पी नॉट, पी, पी नॉट। अब क्या करना है, दोनों तरफ के एच रो जी बराबर कर देना है। तो दोनों तरफ के एच रो जी अगर हम इक्वेट करें तो यहाँ पर तो सिंगल लिक्विड है, एच की वैल्यू होगी 25 प्लस एक्स रो नॉट इंटू जी। इधर साइड हमारे पास वाटर है सिर्फ और सिर्फ, तो इधर साइड अगर हम देखें तो ये हाइट होगी 25, ये होगी 25, दैट मीन्स 50 इंटू रो डब्ल्यू जी। अब देखो जी से जी तो पहले चलता करो, एक्स मत कैलकुलेट करने बैठ जाओ, स्मार्ट वर्क करो। क्वेश्चन में आपसे 25 प्लस एक्स पूछा गया, तो पूरा पूछा गया तो पूरे 25 प्लस एक्स को ही एक ही बार में निपटा दो। तो 25 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया 50 सेंटीमीटर इंटू पानी का डेंसिटी विच इज 1 और ऑयल का डेंसिटी कितना है 0.8। तो ये बचा हमारे पास 10/8। 10/8 अगर आप सिंप्लीफाई 1.25 आ जाएगा। चलो फिलहाल तो पहले से 10/8 रहने दो, थोड़ा 500/8 को हम एक बार में कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 8 6 40 62.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता चला ऑयल लेवल वाटर लेवल से 62.5 सेंटीमीटर ऊपर है। इसमें ध्यान रखना मैंने एक्स का वैल्यू नहीं निकाला, मैंने पूरा 25 प्लस एक्स निकाल दिया। अगर हमसे पूछता इनिशियल से कितना ऑयल इसके ऊपर है यानी एक्स का वैल्यू अगर हमसे पूछता तो फिर हम सेपरेट 25 उसमें से माइनस करके फिर एक्स देते हैं। फॉर द टाइमिंग आंसर हमारा डी हो गया। तो क्वेश्चन ठीक था, बस खासियत ये थी डायग्राम नहीं दिया था, डायग्राम अपने आप बनाना था, चीज़ें सोचनी थी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आपने फेज 1 में भी किया था। 45 सेकंड का टाइम है, अटेम्प्ट करो। और मैंने लेक्चर्स में भी आपको कराया हुआ ये वाला।
तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो आप। तो ये कह रहा है व्हेन लार्ज बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम टू द सरफेस ऑफ लेक, तो बॉटम से लेक के सरफेस पर बबल आता है और उसका रेडियस डबल हो जाता है, ठीक है। डेप्थ ऑफ लेक तो हमें निकालनी है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, यानी पी नॉट की वैल्यू h रो जी है, ये रो मर्करी की डेंसिटी नहीं, वाटर की डेंसिटी है। अब करेंगे क्या, देखो वाटर इसके एयर बबल के अंदर मान लो एयर ट्रैप, मान कह लो एयर बबल के अंदर एयर ही ट्रैप होगी, ठीक है ना। तो एयर जो ट्रैप्ड है उसका प्रेशर यहाँ P1 ले लेते हैं, यहाँ प्रेशर P2 ले लेते हैं। तो एयर के मोल यहाँ और यहाँ सेम है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, टेम्परेचर चेंज कर नहीं रहा। तो पुट करते हैं P1 V1 P2 V2, P2 की जगह हमारे पास आ जाएगा P0 टाइम्स V2। अब P1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा लो, वो हो जाएगी P0 प्लस डी रो जी, ठीक है ना। तो पुट करते हैं P0 प्लस डी रो जी, रो पानी की डेंसिटी हो गई, टाइम्स V1, V1 हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, P0 हो गया हमारा, चलो अभी पढ़ाने दो P0, और V2 की जगह हम 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें चेक करो, बाकी सब तो गया, 4/3 पाई आर क्यूब कैंसिल हो गया, राइट साइड पर 8 बचा, तो यहाँ आया P0 प्लस डी रो जी इक्वल्स टू 8 P0, तो डी रो जी इक्वल्स टू 7 P0। अब हम P0 को पुट कर देते हैं, P0 हाइट ऑफ वाटर कॉलम के बराबर है, h रो जी हो गया, ठीक है ना। तो डी रो जी की वैल्यू हो गई 7h रो जी, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, और डेप्थ ऑफ लेक हमारे पास आ गई 7h के बराबर। ऑप्शन देख लो आप, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो आई थिंक ये आराम से आ गया होगा। चलते हैं आगे। आपको ये भी अच्छा सवाल है, इसको अटेम्प्ट करने में 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगेगा, करो कंप्लीट। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा सा फालतू टाइम दिया, अब कर लेना चाहिए आपको इसमें। देखो फेज 1 में हम लोगों ने इस पर कंसेप्चुअल देखा था, यहाँ मैंने उठा करके इसका न्यूमेरिकल आपको दे दिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, ठीक है ना, ये रहा मेटलिक स्फीयर, जो कि दो लिक्विड के बीच में कहीं पर है। अच्छा, एक लिक्विड तो वाटर है जिसकी डेंसिटी ये रही, दूसरा लिक्विड ये रहा 13.5 इंटू 10⁻³ तो पहले दिमाग लगाओ कौन नीचे होगा कौन ऊपर होगा। तो ये डेंसिटी ज़्यादा है तो ये लिक्विड नीचे आएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा। अब ये कह रहा है यहाँ तो हो गया वाटर और यहाँ हो गया लिक्विड, वैल्यू हम बाद में डाल देंगे। अब ये बोल ये रहा है कि वाटर के अंदर सच दैट 4/5 ऑफ द पोर्शन इज इन वाटर, तो यहाँ जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया दैट लिक्विड डिस्प्लेस इज 4/5v एंड 1/5 पोर्शन इन लिक्विड, इसके अंदर जो लिक्विड डिस्प्लेस का वॉल्यूम हो गया वो 1/5v हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ मेटल। कैसे? क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो नीचे लगने वाला mg और ऊपर लगने वाला अपथ्रस्ट आपस में इक्वल होंगे। बेसिक प्रिंसिपल फ्लोटेशन का लगा दिया। अपथ्रस्ट हमें दो लिक्विड की वजह से मिलेगा, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, तो सिग्मा रो वी जी, ठीक है ना, इक्वल्स टू हमारे पास हो गया mg, मास को भी ब्रेक कर देता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी ब्रेक कर दिया, v डाल दिया हमने उठा करके जी। अब चेक करो इसको, पहले अभी v उड़ा मत देना, सीधे सीधे पहले डेंसिटी, तो यहाँ की डेंसिटी हो गई रो w, वॉल्यूम हो गया 4/5v, ठीक है ना, टाइम्स g, प्लस यहाँ की डेंसिटी हो गई रो l, वॉल्यूम हो गया 1/5v टाइम्स g इक्वल्स टू सिग्मा vg। अब उड़ाओ बिल्कुल, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा 4/5 रो w, मैं इसको इधर नीचे ले रहा हूँ, तो 4/5 रो w एंड 1/5 रो l। तो सिग्मा की वैल्यू, रो w हम कितना डाल रहे हैं, ये दे रखा है इसने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 10⁻3, दोनों में ही कॉमन ले लेते हैं पहले इसको, तो 10⁻3 कॉमन हो गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में बचा हमारे पास 4/5, सेकेंड टर्म में बचा 13.5 डिवाइडेड बाय 5, ये होगी सिग्मा की वैल्यू, ये हो गया फाइनली 17.5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
तो 5 3 जा 15, 16 17, 5 5 जा 25 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड एलिमेंट। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया थर्ड करेक्ट। तो मजेदार था प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये दो लिक्विड वाला जरूर करके जाना है आपको प्रॉब्लम। चलते हैं आगे अब हम लोग। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारा, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, करो इसको अटेम्प्ट। इसके लिए भी आपको 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम दिया। ये वही है कोसेंट्रिक कैविटी, कैविटी वाला। अब देखो मैं आप कैसे मैनेज करते हो कैविटी का प्रॉब्लम। एक मिनट तक आप ले सकते हो इसके अंदर, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, देखो। तो ये बोल रहा है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसको सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। ओके। हैज अ concentric cavity of radius small r, it just floats when placed in a tank full of water। तो डायग्राम बनाना, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स के प्रॉब्लम में टाइम नहीं लगता, मुसीबत बस इतनी होती है डायग्राम बनाने पड़ते हैं, बिना उसके हमारा काम भी नहीं चलता। तो ये बनाई मैंने इस तरीके से। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ तो थोड़ा और मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर कलर फिल कर दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम हो गया। देखो इतने में मटेरियल है, बाकी अंदर कैविटी है। कैविटी का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, बार का रेडियस दैट इज कैपिटल आर। अब ये जस्ट फ्लोट कर रहा है, तो जस्ट फ्लोट मतलब ऐसे, ठीक है। ये हो गया जस्ट फ्लोटेशन की कंडीशन। क्या जानना चाहता है? रेशियो ऑफ स्मॉल कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। क्या करेंगे, फ्लोट तो कर रहा है ना, तो नीचे लगा mg और ऊपर लगा अपथ्रस्ट, बैलेंस करेंगे। अब इसमें आप अपथ्रस्ट सीख जाओगे बढ़िया से, ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अपथ्रस्ट और mg को हम बैलेंस कर रहे हैं। अपथ्रस्ट हो गया रो वी जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। थोड़ी देर के लिए इसका नाम डी डब्ल्यू कर लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब बड़े ध्यान से समझना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वाटर कौन डिस्प्लेस कर रहा है? ये आउटर वॉल्यूम, समझे आप। इसका इनर से कैविटी वैविटी से कोई लेना देना नहीं। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब लिक्विड डिस्प्लेस का, इंटू जी। मास ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब जरा देखो सॉलिड कितने वॉल्यूम में कंटेंट है, ये येलो वाले वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम होगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। समझ आ गया कैविटी का रोल? कैविटी का रोल बॉडी का मास लिखने में है। कैविटी का रोल लिक्विड डिस्प्लेस से कोई पंगा नहीं है इसका, वो बड़े सिंपल तरीके से आउटर वॉल्यूम पुट कर सकते हो। चलो पुट करते हैं इसको। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब इंटू जी। देखो ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है, बट सारे ऐसे कंसेप्चुअल हैं जो आपको एग्जाम में जरूर सीख के जाने चाहिए। नहीं गए तो फिर आप छटपटाते रह जाओगे। अब आप डी एस बाई डी डब्ल्यू को सिग्मा डाल दो, तो यहाँ बचा मेरे पास कैपिटल आर क्यूब सिग्मा आर क्यूब माइनस सिग्मा स्मॉल आर क्यूब। सही है। इसको इधर लाओ, तो सिग्मा आर क्यूब इक्वल्स टू सिग्मा माइनस 1 कैपिटल आर क्यूब। हमें क्या निकालना है? आर बाय आर का रेशियो। तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का रेशियो आ गया सिग्मा बाय सिग्मा माइनस 1 होल टू द पावर 1/3। ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट। मुश्किल था क्या? नहीं था, पर कंसेप्ट अच्छा था। चलते हैं आगे। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। 45 सेकंड का आपके पास टाइम है। ऐसा इसका उल्टा प्रॉब्लम हम लोगों ने किया हुआ था। ऊपर से बॉल फेंकी, लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जाती है। ये मैंने उल्टा बनाया है आपके लिए। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो
तो ये कह रहे हैं एक वुडन बॉल है जिसकी डेंसिटी कैपिटल डी है। ओके, तो ये पानी ना पेंट करते करते टाइम बहुत लग जाता है। तो एक वुडन बॉल है, इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है कैपिटल डी, इज इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी। तो वाटर की डेंसिटी स्मॉल डी है और सॉलिड की डेंसिटी कैपिटल डी है। ठीक है, कितनी डेप्थ तक इमर्स्ड है? एच डेप्थ तक इमर्स्ड है। अब लकड़ी की बॉल है तो छोड़ोगे तो सीधे बाहर की तरफ पॉप आउट करेगी। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। कितना अपथ्रस्ट? रो बाय सिग्मा एम जी, और नीचे क्या लगा? एम जी। तो फट से पहले इसका हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय मास। इतनी फुर्सत नहीं कि इक्वेशन बनाओगे, सीधे मास को उड़ाओ और एक्सेलरेशन का आंसर यहीं कोने में दबा के लिखो। तो रो बाय सिग्मा -1 टाइम्स जी। रो और सिग्मा को बाद में निपट लेंगे। रो क्या? लिक्विड का डेंसिटी, जनरली रो से ही हम डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या? बॉडी का डेंसिटी, हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ से, जब बॉल को छोड़ा गया यानी वेलोसिटी 0 है, तो एच हाइट तक ये एक्सेलरेट होते हुए आई। किसके कारण? अपथ्रस्ट माइनस एम जी के कारण। अब यहाँ पहुँच करके इसकी वेलोसिटी हो गई v0। v0 भी यहीं लिखो। आप क्या सोच रहे हो यहाँ एग्जाम में हमें क्या बोर्ड की तरह शीट पे शीट देता चला जाएगा कि हाँ भाई धागे लो अटैच करके आओ? नहीं, इतने ही डायग्राम बनाया, इतने में ही खत्म करो। थर्ड इक्वेशन लगाओगे तो इस v की वैल्यू √2ah हो जाएगी। समझ गए? समझना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास, एग्जाम जो क्लियर करना है। तो v0 की वैल्यू होगी √2h। अब क्या होगा? अब जब ये बॉल लिक्विड के बाहर आ जाएगी तो अपथ्रस्ट तो गायब हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है नीचे की तरफ, यानी यहाँ पर ग्रेविटी इसको रिटार्ड कराएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हमने ले लिया या -g। ठीक है ना? अब हमें पता करना है कितनी हाइट तक ये गया। तो एक्चुअली में ये तो मैक्सिमम हाइट ही हो गई। तो इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हमारे पास होगी v0² सीधे सीधे अपना मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट लगा दिया। तो v0 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, देख रहे हो सारा खेल डायग्राम में खत्म किया है, 2gh के बराबर, कैपिटल H के बराबर। तो v0 हो गया 2gh के बराबर, यहाँ से v0 √2h के बराबर, दोनों को बराबर लपेटो। ठीक है ना? काम खत्म। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a टाइम्स h इक्वल्स टू g टाइम्स h। समझ गए? अब हमारा यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप यूज करिए, डायग्राम ही डायग्राम में प्रॉब्लम निपटा दिया। a की जगह रो बाय सिग्मा -1 इंटू जी से जी भी उड़ा दो, टाइम्स स्मॉल h इक्वल्स टू कैपिटल H। तो कैपिटल H यानी हाइट कितनी तक बॉल राइज करी हमें पता चला। अब रो कितना दे रखा है? स्मॉल d के बराबर, सिग्मा कैपिटल D के बराबर -1 टाइम्स h। ठीक है? तो मेरे ख्याल से मज़ेदार तरीका था, ऐसे एग्जाम में हमें अटैम्प्ट करना है, ये नहीं कॉपी पे कॉपी भरे पड़े हैं। ठीक है ना? ऑप्शन हमारा आ गया सेकंड करेक्ट। चलते हैं आगे। ये आपका फिर से एक्सेलरेटिंग लिक्विड का कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। आपको 30 सेकंड सिर्फ टाइम मिलेगा। तो आई थिंक आ गया बहुत से बच्चों का आंसर तो इसमें, तो मैं इसको रोक रहा हूं। सीखो। देखो, एक्सेलरेट इधर कराया कंटेनर को, और मैंने अभी सिखाया था एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता है, तो यानी इधर जाने पर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ का प्रेशर तो ज़्यादा होगा। ठीक है ना? अब उसमें भी किसका ज़्यादा होगा? जो जितना डेप्थ पर होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाने पर प्रेशर बढ़ा, यहाँ से यहाँ जाने पर प्रेशर बढ़ा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर हो गया बी का, सबसे कम प्रेशर हो गया डी का। तो प्रेशर एट बी मैक्सिमम, सॉरी प्रेशर एट बी मैक्सिमम एंड प्रेशर एट डी मिनिमम। तो ऑप्शन हो गया हमारा फर्स्ट करेक्ट। तो सिंपल 30 सेकंड का प्रॉब्लम था ये आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से आपका एक्सेलरेटेड कंटेनर उसका यूट्यूब का है, आपको सिर्फ 45 सेकंड मिलेंगे। तो 30 से 45 के बीच में प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। तो मैं तो इसको यही रोक रहा हूँ यार, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। तो ये रही यूट्यूब, ये एल दे रखा है आपको,
इसको इधर एक्सेलरेट करा दिया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इधर की हाइट भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये कह रहा है ये हाइट यार बता दो कितनी होगी। तो बहुत सिंपल तरीका, इसको ऐसे पकड़ करके ज्वाइन करो, बिल्कुल वही कंटेनर वाला शेप बन गया। अभी जस्ट आपने सीखा था मेरे से टेन थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा हो गया ए बाई जी, ठीक है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई ए बाई जी, और डायग्राम से टेन थीटा की वैल्यू हो गई एच बाई एल। तो यहाँ से बहुत आसानी से हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ ए एल बाई जी। तो ऐसे प्रॉब्लम में कोई फालतू का दिमाग नहीं लगाना होता, बस खाली ये ट्राइंगल फॉर्म करो और सवाल को 1 सेकंड में उड़ा करके चल सकते हो आप। तो एल ए बाई जी ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, ये देख के डरना मत, सिंपल प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम। तो कई बच्चे तो एक्सपोनेंट देख करके डर गए होंगे कि यार ये तो कुछ खतरनाक सा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, बहुत है। देखो हमें पता करना है किस हाइट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या सरफेस वाले प्रेशर का आधा हो जाएगा। तो हाइट निकालनी है, पहले लॉग ले लो दोनों तरफ। तो लॉग पी इक्वल्स टू लॉग पी नॉट प्लस, ये आपस में प्लस में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस पी, और पावर सामने आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ लैम्डा एच लॉग ई की बेस ई, लॉग ई की बेस ई 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन बेसिकली हमारे पास आ गई लैम्डा एच इक्वल्स टू एल एन पी नॉट बाय पी। यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1 बाय लैम्डा एल एन नेचुरल लॉगरिथम पी नॉट बाय पी। अब आप यहाँ से, ये बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी की तरह ही तो है, ठीक है ना। तो वही तो डिके वाली इक्वेशन एक तरीके से चल रही है। अब वो कह रहा है प्रेशर आधा हो जाए, तो यानी पी नॉट बाय 2 पुट करेंगे तो हाइट हमारे पास आ जाएगी एल एन 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। खेल खत्म। तो कहाँ गया ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अब हमारे पास थ्योरी आती है कंटिन्यूटी और बर्नौली की, ठीक है ना। तो एक बार पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखो बर्नौली थ्योरम क्या है, मास ऑफ लिक्विड जितना एंटर करेगा एक एंड से उतना ही दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होगा। और ये आप सीख भी चुके हो, A1 V1 का जो प्रोडक्ट होगा वो A2 V2 के बराबर होगा। और हम ये कह सकते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ग्राफ जो बनता है AV का वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये तो थी सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बर्नौली थ्योरम जो है वो अपना एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, यानी लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसमें सारी एनर्जी जो है, ठीक है ना, जितनी भी तरीके की लिक्विड के पास एनर्जी होती है उन सब एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो एनर्जी होती है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो इन तीनों एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। और एज वेल एज एनर्जी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट मास इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम एक्सप्रेस करने का जो मेरा सिंपल सा तरीका वो आप जानते हो, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अगर सेम लेवल की बात चल रही हो तो एच का जो फैक्टर होगा वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और जो एनर्जी का फॉर्मेट बचेगा, बर्नौली थ्योरम का जो फॉर्मेट बचेगा वो बचेगा पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट। इस पे आपको मिलेगा जो लिफ्ट ऑफ प्लेन वाला होता है या लिफ्ट ऑफ विंग्स वाला होता है, या जो हवा में छत उड़ जाती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर के कंसेप्ट आपके इसके अंदर मिलेंगे। अच्छा, अब जो न्यूमेरिकल जनरली इस सेक्शन से बनते हैं वो ये रहे तीनों एक लाइन में मैंने लगा दिए, फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इन सब का आप एक ही रिजल्ट मेरे से सीख चुके हैं और वही रिजल्ट बार बार रिपीट होता है कि हम जो वेलोसिटी निकालते हैं, ये फेज 1 में मैंने बताया था, वो छोटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की निकालते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी और हर जगह ये एक ही आती है, ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी और यहाँ की वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी। तो इस वेलोसिटी का जनरल रिजल्ट है 2g डेल्टा एच हो गया लिक्विड लेवल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस a बाई ए का होल स्क्वायर। अब ये 2g डेल्टा एच और कुछ नहीं, ये इन दोनों एंड के बीच का प्रेशर डिफरेंस का ही फैक्टर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर ट्वाइस डेल्टा पी हो गया इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस बाय रो टाइम्स 1 माइनस a बाई ए का होल स्क्वायर। अगर छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया वेलोसिटी। अब एग्जामिनर वेलोसिटी बहुत कम पूछता है, वो जनरली रेट ऑफ फ्लो पूछता है, 2019 में भी वही आया था। तो अगर आप रेट ऑफ फ्लो कहीं पर भी निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। दूसरा,
डायनामिक लिफ्ट का कंसेप्ट, अब जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो जिधर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम होगा, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ प्रेशर लो हो जाता है, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होती है, यहाँ बहुत कम होती है, तो यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो लिफ्ट होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है और ये छत को ऊपर हवा में उड़ा देती है या विंग्स के ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ एक्सर्ट करती है। इस फोर्स का जनरल फॉर्मूला है रो बाई टू वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रूफ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग आप कर सकते हो। इस रिजल्ट पे बेस्ड आपके में 2 बार प्रॉब्लम आ चुके हैं, फेज 1 में मैंने दोनों लगवाए हुए हैं, यहाँ फिर से मैंने न्यूमेरिकल रखे हैं। तीसरा हमारा ई फ्लक्स का कंसेप्ट है, तो अगर हम एक टैंक के अंदर होल कर देते हैं तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलता है और अगर इस होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है तो यहाँ से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी को ई फ्लक्स बोलते हैं और जनरल फॉर्मूला हो जाता है √2g, ठीक है ना, और जो भी इसकी डेप्थ है h माइनस एच। अगर ये h दे रखी हो डेप्थ तो यहाँ हम h ले लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हाइट आपको h दे रखी है तो लिक्विड कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की हम ट्रेजेक्टरी यूज कर लेंगे y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और रेंज की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू डेप्थ इंटू हाइट। फिर मैंने कई और चीज़ें भी बताई थी कि अगर ये होल हमें ऐसे करना हो कि रेंज मैक्सिमम हो तो होल हम बिल्कुल बीच में करते हैं, ठीक है ना, तो यानी h/2 पर आप ये होल करोगे, h होगा ग्राउंड लेवल से ली गई पानी की हाइट, ठीक। अब ये कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक गिरेगा ये भी मैंने निकालना सिखाया था आपको, तो इस x की वैल्यू जो होगी वो h के बराबर आ जाएगी। एक और चीज़ यहाँ सुन लो चलते चलते, यहाँ से जब लिक्विड बाहर निकलेगा तो टंकी में पानी खाली होगा, ठीक है ना, वो पानी खाली होना क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है ये याद होना चाहिए, ड्राइव नहीं करना। कैपिटल A बाय स्मॉल a √2/g, ठीक है ना, √h1 माइनस √h2, तो ऐसे बोल सकते हो √h के प्रोपोर्शनल होता है जहाँ h उसकी हाइट हो गई लिक्विड लेवल की, कहाँ से, ग्राउंड से या बॉटम से, ठीक है ना। तो जो टाइम होता है टंकी खाली करने का वो √h के प्रोपोर्शनल होता है, ये सिंपल फैक्टर से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब हम लोग प्रॉब्लम का सेक्शन देखते हैं, मजे तो भाई इसमें प्रॉब्लम में ही आने वाले हैं, तो स्टार्ट करो, ठीक है। हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए तकरीबन आपको 1 मिनट का टाइम इसमें मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा लगता है इसके टाइम प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में। तो आप स्टार्ट करो, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तकरीबन 45 सेकेंड से 1 मिनट तक का टाइम है। डायग्राम इसमें ज़रूर बना लेना, ठीक है ना, ये कंटिन्यूटी के ऊपर बिल्कुल पेटेंटेड प्रॉब्लम है, तो आपको हर जगह पर इस तरीके का प्रॉब्लम मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, इतनी देर में ये आ जाना चाहिए। तो ये कह रहा है एक टैप है और इस टैप का आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है शायद, है ना, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है इधर का 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर और यहाँ से लिक्विड बाहर निकल रहा है और इस लिक्विड की आपको वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। अब लिक्विड जब नीचे फॉल करेगा तो ग्रेविटी के कारण इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, यहाँ पहुँच करके जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी √u² + 2gh, कुछ नहीं किया, थर्ड इक्वेशन लगा दी, ठीक है। अब आपको पता करना है इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या करोगे, कंटिन्यूटी की इक्वेशन लगा दो, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो कैपिटल A इंटू यू इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू वी, ठीक है ना। तो अब पहला टास्क होगा हमें v निकालना पड़ेगा, वो हम एक साथ ही डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल A की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, u की वैल्यू होगी 1, नीचे आ गया √u² यानी 1 प्लस 2g की जगह आ गया 10, h की जगह आ गया 0.15, क्योंकि ग्राउंड लेवल से ये 0.15 मीटर ऊपर आपको दे रखी है टैप। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया 3 और 1 4 यानी नीचे आ गया हाफ, तो a की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। अब आप आंसर चेक कर लो, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे, तो मुश्किल नहीं था, देखा ना। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टेक्निकल है, तो टेक्निकल इन द सेंस मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको संभाल के करनी है, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है। है फॉर्मूला बेस्ड बट थोड़ा कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान से करना इसमें।
तो मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। अब देखो आप इसकी कैलकुलेशन। तो ये बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एयर एट द लोअर सरफेस इज इतना, डेंसिटी ऑफ एयर इज इतना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एयर एट द अपर सरफेस। तो अच्छा, और फोर्स का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो जो अभी हमने देखा था, तो रो बाई 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी हाई स्क्वायर माइनस वी लो स्क्वायर, यही था ना। अब देखो, जो विंग, जो छत के नीचे बोलो या विंग्स के नीचे बोलो, लो वेलोसिटी होगी, ऊपर हाई वेलोसिटी होगी। तो हमें दे रखी है वेलोसिटी ऑफ एयर एट द लोअर सरफेस, यानी आपको दे रखी है जो हाई जो वेलोसिटी ऑफ द एयर एट द लोअर सरफेस, तो ये होगी आपकी कम वेलोसिटी, यानी लो वेलोसिटी का वैल्यू दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड। डेंसिटी एयर की दे रखी है। जरा गौर करो, ये क्या चीज़ है, ये लिफ्ट है 100 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे जी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा प्रेशर, जितना प्रेशर डिफरेंस बेसिकली जो विंग्स को उठाने के लिए चाहिए। तो अगर मैं एफ बाई ए का वैल्यू यहाँ पे ले लूँ, तो एफ बाई ए इक्वल्स टू रो बाई 2 हाई वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। लो वेलोसिटी कहाँ होगी, विंग्स के नीचे। तो हमें निकालना है वी एच। तो वी एच की वैल्यू यार 50 से तो ज़्यादा होगी। अब मज़े की बात है, सारे ऑप्शन 50 से ज़्यादा दे रखे हैं, तो ये भी नहीं कर सकते कि डायरेक्ट टिक कर दिया है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफ बाई ए का वैल्यू जरा चेक करो, 1000, ठीक है ना, जी से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो गया 10 की पावर 3। डेंसिटी ऑफ एयर 1.2 दे रखी है, तो यहाँ आ गया 1.2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स हाई वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस लो वेलोसिटी का स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर। देखते हैं कितना बनता है ये। तो रिजल्ट आया, ये कटा 0.6 आ गया, और इसको हम इधर ले जाते हैं, तो ये रिजल्ट में यहाँ 20/12 लिख लो। 20/12 को हम लिख सकते हैं 4/3। तो 4/3 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। वी एल स्क्वायर इज 50 का स्क्वायर, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन थोड़ा हमें सही से करनी है। देखो, अब 4/3 इंटू 10 की पावर 3 को एज इट इज पढ़ा रहने दो, प्लस ये आ जाएगा 2500। 4/3 आया या क्या आया यहाँ पे, 20/12, तो आई थिंक ये बना 5/3। सॉरी, मैंने गलत लिखा इधर, 4/3 नहीं, 5/3 आया। तो 5/3 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 2500 इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर। ज़्यादा पंगे नहीं लेने हमें, बस खाली अप्रॉक्सीमेशन में चेक कर लेना आंसर किसके नज़दीक आएगा। देखो 100 तो इसमें से वैसे ही कॉमन है, 500 पूरी तरीके से कॉमन हो गया, तो 500 यहाँ से हमने कॉमन निकाला। यहाँ पर मेरे पास बचा 500 बाहर निकलते ही, इधर मेरे पास बचा 10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और प्लस इधर आ जाएगा 500 बाहर निकलते ही 50 या 5 बचेगा, इक्वल्स टू वी एच स्क्वायर। तो वी एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 500 टाइम्स 10/3 हो गया 3.33, तो ये हो गया 8.33, ठीक है। तो वी एच की वैल्यू आ गई √500 इंटू 8.33। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा स्मार्टली, ठीक है ना। देखो 500 में से 10 तो बाहर चला गया, ठीक है। अच्छा, और 8 5 या तकरीबन हो गया 40, और ये पूरा अगर हम 8.3 लेकर के भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 5 3 15 8 41, तो √41। अब √41 कितना होता है, देखो 6 का रूट होता है 6 6 36, 7 का रूट होता है, वो 49 का रूट होता है 7, तो तकरीबन ये 6 से 7 के बीच में होगा, तो 6.2 या 6.3 के आसपास इसका वैल्यू होगा। इससे हमें आइडिया लग जाएगा। तो वी एच का वैल्यू आ गया 6.2 या 6.3 समथिंग ले लो, इंटू 10। दैट मीन्स ये वेलोसिटी नियरली 63 मीटर पर सेकंड के आसपास की होनी चाहिए। अब 63 मीटर पर सेकंड के आसपास की, देखो ये तो है ही नहीं, तो 50 से ज़्यादा में तो ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा हमारा, 523 भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो 63 से ज़्यादा की वेलोसिटी यानी 64.3 मीटर पर सेकंड, ये रफली इसका आंसर हो गया। तो ये नहीं कि हमें पंगे लेते जाने और कैलकुलेशन हमें बिल्कुल एक्यूरेट निकालनी, आप आइडिया लेके भी काम चला सकते हो। तो ये बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा था कि हमें फॉर्मूला पता था, हमें सारी चीज़ें पता थी, बट कैलकुलेशन में हमारा टाइम लगा, ठीक है ना। अगर हम ये जल्दबाजी में करते तो कहीं ना कहीं एरर हो जाती, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया 4/3 लिख दिया, तो छोटी मोटी एरर हो जाती है इन प्रॉब्लम में, तो बड़े संभाल करके करना है। जो लग रहा है फॉर्मूला बेस्ड है, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में भी अटका सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट, ये आपका थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम है, फटाफट से अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है।
तो मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। प्रॉब्लम इस तरीके से, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो एक कोनिकल पाइप है, तो ये आपने कोनिकल पाइप बना लिया, ठीक है ना। ये छोटा एंड ले लो, एरिया इधर का ए, इधर का एरिया कैपिटल है। अब आपको एरिया दे रखा है या रेडियस दे रखा है, ये क्वेश्चन में देख लेते हैं। रेडियस दे रखा है, तो बाद में हम इसको प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं सीधे सीधे, क्या प्रोपोर्शनल, और इसको पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आपको दे रखा है। अच्छा, जहाँ का एरिया ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हम वेलोसिटी निकालने वाले हमेशा की तरह वी नॉट की, यानी छोटे वाले एंड की। तो ये वेलोसिटी वी नॉट हो गई, फॉर्मूला हो गया सेम लेवल के लिए ट्वाइस डेल्टा पी बाय रो, वही अपना वेंचुरी मीटर वाला फॉर्मूला, 1 माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें वेलोसिटी नहीं निकालना, हमें फाइनली निकालना है रेट ऑफ फ्लो, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमें इसके फाइनली मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन संभालनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। देखो, तो वी नॉट की वैल्यू होगी रूट अंडर ट्वाइस डेल्टा पी। डेल्टा पी हमें प्रेशर डिफरेंस दे रखा है और इस प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। रो डेंसिटी हो गया ग्लिसरीन का, विच इज 1.25 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 1 माइनस एरिया, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू, अब क्योंकि रेशियो है तो पाई पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, और एक और स्क्वायर लगाने से पावर 4 हो जाएगी। तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर दे रखा है 0.04, कैपिटल आर दे रखा है आपको 0.1, तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा 4/10। 4/10 मतलब 2/5, तो 2/5 होल टू द पावर 4। देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 2/5 की पावर 4, यानी ऐसे बोलो 0.4 की पावर 4, तो जितनी पॉइंट डेसिमल वाले नंबर की पावर बढ़ती चली जाएगी वो नंबर उतना छोटा होता चला। जैसे 4 की पावर 4 क्या हो गया, 256 हो गया, तो 0.4 की पावर 4 हो गया 0.0256। कहने का मतलब ये है, ये 0.0256 1 के सामने नेग्लेजिबल है, तो भाई पहली फुर्सत में इसको उड़ा दो, निगलेक्ट कर दो, ठीक है ना, मुसीबत कट जाएगी। तो फाइनली वी नॉट का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर 2/125, और ये भी इतना गंदा है कि अभी इसे सिंप्लीफाई करने की स्टेज में हम नहीं पहुंचे, बट पेशेंस रखो। अब हमें रेट ऑफ फ्लो चाहिए, तो रेट ऑफ फ्लो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ की वेलोसिटी है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर टाइम्स रूट अंडर 2/125। अब मैं इसको बताता हूँ कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पाई पढ़ा रहने दो। स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना दे रखा था 0.04, ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10⁻⁻⁴ टाइम्स अंडर रूट 2/125 को आप लिख लो सिंप्लीफाइड वे में। अब देखो दो तरीके हैं, 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हो, या ऐसे 1000 के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 125 इंटू 8 करें तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे आप सिंपल, देखो इतना तो क्लिक करेगा नहीं कि आप इसे 1000 बना लो, तो बेहतर है 25 इंटू 5 लिखो, 25 का 5 बाहर निकाल लो। अब देखो बचा क्या, अंदर रूट अंडर 2/5 बचा। अब करना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। ये स्मार्ट वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसी प्रैक्टिस करी है। अब देखो मेरे पास दो चॉइस है, एक तो ये पाई बड़ा गंदा सा है, तो पाई को मैं उड़ा सकता हूँ अगर रूट के अंदर मेरे पास 10 बचे, ठीक है ना, तो रूट 10 की वैल्यू पाई होती है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, इंटू टू। देखो अब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, 5 इंटू 2 10 बन गया, और 10 का रूट हो गया पाई, निकल लिया। यहाँ से ऊपर से 2 बाहर आ गया, तो 32/5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। कैलकुलेशन देख रहे हो, सब कुछ पता था हमें कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, ठीक है ना। खेल किसका था, कैलकुलेशन का। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप ये समझ करके चलो, अगर आपको ये लग रहा है यार ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, एग्जामिनर फंसाएगा आपको कैलकुलेशन में, इस तरीके से आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 6 जा 30, और ये मेरे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ फ्लो। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, 6.4 इंटू 10⁻⁴, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे ख्याल से कठिन नहीं था, बट कैलकुलेशन की टिप इंपॉर्टेंट थी, ये ध्यान रखना है आपको। चलते आगे। ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड से 1 मिनट का टाइम है, पर ये टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है।
तो मेरे ख्याल से ये आ जाना चाहिए इतनी देर में, ये आप टफ नहीं कह सकते आप इस प्रॉब्लम को। देखो ये क्या कह रहा है कि एक टैंक के अंदर दो तरीके के होल है, एक स्क्वायर होल है और ये होल वाई डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर एक स्क्वायर शेप का होल है। फिर एक और होल है जो सर्कुलर शेप का है, ये 4y के डिस्टेंस पर है, यहाँ से 4y की डेप्थ पर है, पानी इसमें पूरा भरा हुआ है। अब ये कहता है अगर रेट ऑफ फ्लो दोनों जगह से बराबर है, ठीक है, तो पता करके दो रेडियस की वैल्यू एल के टर्म में कितनी होगी, एल इसकी साइड लेंथ हो गई, आर इसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो करने क्या वाले हैं, यहाँ का रेट ऑफ फ्लो यहाँ का रेट ऑफ फ्लो इक्वेट कर देते हैं। उसके लिए पहले वेलोसिटी चाहिए होगी, यहाँ की वेलोसिटी होगी √2g/, ई फ्लक्स यहाँ की वेलोसिटी होगी √2g/4y, ठीक है। तो दोनों का रेट ऑफ फ्लो बराबर करते हैं, तो a1v1 और a2v2 मैंने इक्वेट किया। a1 हो गया एल स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, v1 की वैल्यू होगी √2g/, a2 हो गया πr स्क्वायर, सर्कल का एरिया, टाइम्स √2g/4y। अब देखो 4 का रूट तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब इधर से कट जाएगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू मेरे पास आ गई L/√2π। अब आप चेक करो, तो L/√2π ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं था, बताऊं आईआईटी का प्रॉब्लम था ये, ठीक है ना। पर ये इतना आसान लग रहा है कि पिछले वाले सवाल के सामने तो ये ज़्यादा हमें इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। चलते हैं आगे। ये आपका प्रॉब्लम टाइम वाला है, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम है। तो आई थिंक ज़्यादातर बच्चों का ये आ गया है। तो ये बोल रहा है देयर इज अ होल ऑफ एरिया ए एट द बॉटम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो ये रही सिलेंड्रिकल वेसल, इसके बॉटम पर एक होल है, ठीक है। वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h, तो h हाइट तक हमने पानी इसके अंदर भर दिया। एंड वाटर फ्लोज आउट इन t सेकेंड, t सेकेंड में पूरा पानी खाली हो जाता है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू √h। हो गया ना खेल खत्म एक ही बार में। कहता है अब हम सेम टैंक लेते हैं बट इसमें पानी भर देते हैं 4h हाइट तक, यही बोला ना, 4h हाइट तक। तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा, तो मान लो t' टाइम लगेगा, तो t' इज प्रोपोर्शनल टू √4h, दोनों को डिवाइड मारो तो t/t' की वैल्यू हो गई 1/2, तो t' की वैल्यू हमारे पास आ गई 2t। तो आई थिंक ये तो आसानी से हमारे पास आ गया, बट इस तरीके के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। तो अब फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप विंग्स वाला प्रॉब्लम सीख चुके, आप वेंचुरी मीटर पर प्रॉब्लम सीख चुके, आप टैंक के ऊपर प्रॉब्लम सीख चुके, ठीक है ना। हर तरीके का कंसेप्ट, कंटिन्यूटी के ऊपर प्रॉब्लम आप सीख चुके, तो एक एक चीज़ आपकी इस लेक्चर के अंदर अब कवर हो गई, ठीक है ना। कैलकुलेशन की टिप्स अब आपको आ गई। अब आखिरी काम बचा है, वो काम ये है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूं, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के लगा लिए, समझ लो पूरा का पूरा यूनिट आपका मजेदार तरीके से तैयार हो गया। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो अब ये वो प्रॉब्लम है जो आपको कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, ताकि इस चैप्टर में आने वाली हर एक दिक्कत खत्म हो जाए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगे जिनका आप सोल्यूशन देखोगे तो आप मतलब आपको लगेगा यार ये मैं लेंदी तरीके से कर रहा था, सर ने डायरेक्ट बता दिया, तो उनका सोल्यूशन भी आपके काम में आएगा। बट इनको ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना, ताकि फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर वाले टॉपिक की पूरी तरीके से दिक्कत खत्म हो जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।